नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी कहते हैं कि मैम हिंदी बहुत कठिन है, लेकिन क्या सच में हिंदी इतनी कठिन है कि विद्यार्थी चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी क्लास का हो, हिंदी से दूर भागता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी विषय को या किसी भी भाषा को समझने के लिए जो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या जो उसकी नींव है, जब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो वह विषय हमें कठिन लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बेसिक से हिंदी के बारे में बात करें, बेसिक से एक ऐसी श्रृंखला बनाएं जहां विद्यार्थी हिंदी को आसानी से समझ सकें और उन्हें वो हिंदी कठिन न लगे। तो हिंदी के बारे में हम बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हिंदी शब्द है आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, ये इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सभी जानते हैं, अगर हम इतिहास हमने पढ़ा हो किसी भी देश का, तो जितनी सारी सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे फली फूली। हमारा देश भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। सिंधु का अर्थ संस्कृत में नदी के लिए होता है। तो जो आसपास सिंधु नदी के आसपास या सिंधु के आसपास के रहने वाले जो लोग थे उनको हम सिंधुवासी कहते थे और नदी को हम सिंध कहते थे। अगर 3000 वर्षों से पहले की भी हम बात करें तो ईरान के साथ हमारे बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो। तो व्यापार उन संबंधों के कारण ईरानियों का हमारे यहाँ आना जाना रहता था। ईरान की जो प्राचीन भाषा है अवेस्ता, उसमें सा ध्वनि का उच्चारण हा के रूप में किया जाता है। हमारा संस्कृत का शब्द असुर उनकी अवेस्ता भाषा में अहुर हो जाता है। इसी कारण ईरानी सा शब्द का उच्चारण हा में करते थे, यानी सिंधु को वो हिंदू बोलते थे और सिंधी या सिंधी को वो हिंदी बोलते थे। तो इस प्रकार से जो सिंधी थी वो हिंदी में परिवर्तित हो गई। अब क्योंकि हिंदी हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, तो महात्मा गांधी जी ने यह निश्चित किया था कि जैसे ही देश को आज़ादी मिलेगी तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी। लेकिन हाँ, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बहुत सारे हिंदी प्रदेश हैं जो आज जिनका राजकाज या जिनकी राजकाज की भाषा है, राजभाषा हिंदी है। और हमारे देश में हिंदी इतना अधिक लोग बोलते हैं, कहा जाता है कि करीब 60 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो इसलिए विश्व में अगर हम कहें कि तीसरी जो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी ग्लोबली बोली जाती है। और हिंदी को समृद्ध करने में, हिंदी को दूर दूर तक पहुंचाने में बॉलीवुड का भी बहुत अहम रोल है। हम सभी जानते हैं जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो इंडिया से ज़्यादा वो ओवरसीज़ में बिजनेस करती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यूट्यूब पे है या और भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उनमें आप देखो कि जितनी साउथ इंडियन डब्ड फिल्में हैं वो हिंदी में उनकी डबिंग की जाती है। तो धीरे धीरे करके हिंदी केवल हिंदी भाषियों के बीच में ही नहीं बल्कि अहिंदी भाषियों के बीच में भी प्रचलित होती जा रही है। अब हिंदी को ईरान में उन्होंने सिंधु से हिंदी कर दिया या सिंधु कर दिया, लेकिन हिंदी का परिवर्तन केवल ईरानियों ने नहीं किया, ईरान में ही नहीं हुआ, बल्कि अगर हम देखें तो हिंदी का जो रूप परिवर्तन हुआ ग्रीक भाषा में या यूनान में इसे इंडिका या इंडिके के रूप में जाना जाता है। लैटिन में इसे इंडिया कहा जाता है, इंडिया। अंग्रेजी भाषा में इसे इंडिया कहा जाता है। विद्वान हिंदी को एक बहुत ही समृद्ध भाषा मानते हैं, क्योंकि हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि ये क्या है, बहुत सारे शब्दों को लेती है। अगर हम देखें तत्सम भाषा के, तद्भव भाषा के जितने शब्द हिंदी में हैं उतने आपको कहीं और नहीं मिलेंगे।
कितने ऐसे शब्द हैं जो हमने विदेश से ग्रहण किए हैं, यानी हिंदी भाषा में आपको विदेशी शब्द भी मिलेंगे, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हिंदी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है और इसका जो सबसे बड़ा गुण है कि सभी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लेती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, कहते हैं ना मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उसे एक भाषा की आवश्यकता थी, उसे एक माध्यम चाहिए था। अगर हम पुराने समय में देखें कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए, तो मनुष्य क्या करता था, कुछ सिंबल्स बना करके, कुछ निशान बना करके कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजता था, पत्थरों पर आकृतियाँ बनाता था, लेकिन जो चिन्ह थे वो पूरा अर्थ नहीं देते थे, उससे पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिलता था। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे संसार में भिन्न भिन्न भाषाओं का आविष्कार हुआ, भाषाएं जन्मी। विद्वान भाषाओं को के दो रूप मानते हैं हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं। पहला है मौखिक भाषा या कथित भाषा, जिसको हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरी है अगर हम बात करते हैं तो दूसरी है हमारी लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में क्या है कि लिखित भाषा में जितना लिखा हुआ काम है वो लिखित भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक तीसरी भाषा भी है जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी साइन लैंग्वेज, कि जो लोग बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो उनके लिए क्या है, साइन लैंग्वेज, यानी कि वो संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं या दूसरों की बात समझते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके हमें बताइए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, हिंदी का अन्य भाषाओं में क्या नाम है, जैसे ग्रीक में, लैटिन में या अंग्रेजी में हिंदी को किन नामों से पुकारते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, क्योंकि अब हमारी श्रृंखला होगी बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।